दोस्तों, आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है इंडिया और म्यांमार का जो रिलेशन है उसको हम समझते हैं कि किस तरह से इनका थोड़ा सा रिलेशन बीच में कमज़ोर हो गया था और म्यांमार गवर्नमेंट में क्या दिक्कत हुई थी ना, वो सब कुछ हम समझेंगे। और इंडिया को इस रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं चाहिए वो भी हम समझेंगे, और लास्ट में वे फॉरवर्ड सीखेंगे कि एक्चुअल रियल सॉल्यूशंस क्या है वो हम समझते हैं। पर अभी क्या हुआ ना, एक्चुअली कंटेक्स्ट क्या है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मिन ऑन्ग। ठीक है ना, ये इंडिया की विज़िट पे आए थे। और इंडिया की विज़िट का रीज़न ये था कि अभी क्या है ना, पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उन सब ने इसको डिप्लोमेटिक म्यांमार को आइसोलेट कर रखा है। ठीक है ना, इसीलिए प्रेसिडेंट साहब थे, वहाँ के प्रेसिडेंट साहब वो इंडिया आए थे ताकि इनका जो डिप्लोमेटिक जो आइसोलेशन है वो थोड़ा कम हो, मतलब कि ये भी नई नई कंट्रियों के साथ में वापस अपने रिलेशन को बेटर कर सके। ये आइसोलेट क्यों किया वो भी हम समझेंगे, टेंशन मत लो। और इंडिया के साथ में इसके जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो वापस इंप्रूव हो, ये इनका मेन रीज़न था। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि इनको ऐसा आइसोलेट क्यों किया गया था। क्या हुआ था ना कि फरवरी 2021 में, करीबन 5 साल पहले, क्या हुआ था कि म्यांमार में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन वहाँ पर मिलिट्री कूप हो गया था। मिलिट्री कूप का मतलब होता है सत्ता पर कब्जा। जो मिलिट्री थी उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया। कैसे किया भाई कि जो मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स थे वो उनके वहाँ के पार्लियामेंट में गए, सारे एमपी को वहाँ पे पकड़ कर सबको जेल में डाल दिया, प्रेसिडेंट को जेल में डाल दिया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, सबको जेल में पकड़ के डाल दिया, और एक मिलिट्री coup वहाँ पे हो गया। ठीक है, और इस मिलिट्री coup से हुआ क्या है यहाँ पे कि वहाँ पर जो डेमोक्रेसी थी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। और वहाँ के जो इलेक्टेड लीडर्स थे, मैं बताता हूँ उनके नाम, एक दो इलेक्टेड लीडर्स थे। उनका नाम था, इलेक्टेड लीडर मतलब वहाँ की उस समय की जो प्रेसिडेंट थी, ठीक है ना, उनका नाम था ओंग योंग, सेम ही है, AUNG, ओंग सैन सूकी। इनको क्या किया था, इनको अरेस्ट कर लिया था। ठीक है ना, बिना किसी रीज़न के इनको मिलिट्री ने अरेस्ट कर लिया था, और अरेस्ट के साथ साथ इनको कन्विक्ट भी कर दिया कि भाई कि हाँ ये तो दोषी है और ये भी जेल के अंदर ही वहाँ पे अपनी लाइफ का बिता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इलेक्टेड इनके गवर्नमेंट थे वो पूरे के पूरे यहाँ पे हो गए। ठीक है ना, अब मिलिट्री coup से प्रॉब्लम क्या होती है एक्चुअली में, मिलिट्री coup से किसी भी देश के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। सही बात है भाई, पहले लोगों का विश्वास होता है कि हाँ यहाँ पे एक डेमोक्रेसी आएगी और यहाँ पे इलेक्शन होंगे टाइम टू टाइम, तो अगर कोई गलत लीडर को हमने चुन लिया है तो वो अगले 5 साल में हट जाएगा। लेकिन वहाँ पे पूरी की पूरी पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आ चुकी है, कोई लेना देना नहीं, डेमोक्रेसी वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। और क्या हुआ कि जो इंटरनेशनली इनको लेजिटिमेसी मिल रखी थी, लेजिटिमेसी मतलब कि जो म्यांमार गवर्नमेंट को इंटरनेशनली हर जगह रिकॉग्निशन करता था ना, वो लेजिटिमेसी इनकी रिकॉग्निशन पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। मतलब कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं, जैसे कि कनाडा हो गया है, स्वीडन हो गया है, UK हो गया है और US हो गया, इन सब ने, जो वेस्टर्न नेशन थे ना, उन सब ने इसको एक तरह से आइसोलेट किया। किसको? म्यांमार को किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री coup हो गई, यहाँ पे डेमोक्रेसी पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। और क्या हुआ वहाँ पे मिलिट्री coup के बाद में, एक तो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आई, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी पूरी खत्म हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, वहाँ पे एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर मतलब कि घर के लोग भागे लड़ने लग गए, वहाँ की जो पॉपुलेशन है आपस में लड़ने लग गई। तो सिविल वॉर किस तरह से हुआ, यहाँ पे 3 ग्रुप्स बने, 3 ग्रुप आए। एक ग्रुप बना, उसको कहते हैं मिलिट्री जनता। यस, मिलिट्री जनता नाम है वहाँ का। ये वो पर्सन है जो कि मिलिट्री गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये वो व्यक्ति हैं, एक्चुअली एक तरह का ये ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी पब्लिक होगी। ये वो पब्लिक है जो कहती है कि नहीं, हमारे मिलिट्री गवर्नमेंट ही चाहिए, और मिलिट्री ने जो सत्ता पे कब्जा कर रखा है वो बहुत अच्छा कर रखा है। ठीक है, एक कौन सा ग्रुप है? एक ग्रुप है वो है प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस, मतलब वो व्यक्ति जो कि वापस चाहती है कि उनके देश में डेमोक्रेसी वापस आए। तो ये दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन इनके साथ में एक और व्यक्ति वो लड़ रहा है, उसका नाम है एथनिक ग्रुप। वहाँ पे भी बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एथनिक ग्रुप जो कि एक तरह का वो मिलिशिया ग्रुप है। मिलिशिया ग्रुप मतलब वो व्यक्ति जिनको
गवर्नमेंट से कोई भी हेल्प नहीं मिलती है, वो गवर्नमेंट से परेशान हो चुके हैं ना, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं ना कि बंदूक उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें किसी न्याय प्रणाली पे कोई भरोसा नहीं है, बंदूक से ही जस्टिस मिलेगा हमें। तो वो व्यक्ति बंदूक उठा लेते हैं। तो ये मिलिटेंट ग्रुप है वहाँ पे, ये एक तरीका मिलिशिया ग्रुप है वहाँ पे। इन्होंने भी अपनी बंदूक उठा रही है, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो हम अपने गन से ही जस्टिस ले लेंगे, ठीक है ना। ये तीनों, अब क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ इन तीनों ग्रुप से और वहाँ पर लड़ाई दंगे हो रहे हैं। लेकिन सिविल वॉर से प्रॉब्लम क्या होती है ना कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाती है, मतलब कि जान माल की बहुत ज़्यादा यहाँ पे हानि होती है, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, सही बात है। अब हमने देखा पूरा का पूरा म्यांमार की गवर्नमेंट किस तरह से वर्क कर रही है, लेकिन हम हमें देखते हैं कि इंडिया और जो म्यांमार है, इससे अपने रिलेशन को इम्प्रूव क्यों करना है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। भाई ऐसा क्या है पॉइंट से क्या नीड हो रही है कि हमें म्यांमार के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इंडिया को। सबसे पहला रीज़न है, हमारे नेबर कंट्री है, ये हमारा नेबर नेशन है। करीबन हमारे पास में 1600 प्लस किलोमीटर के आसपास ये हमारी बॉर्डर शेयर होती है यहाँ पे। तो अगर जैसे कि ये अपना क्या नाम है, मैप बनता है, यहाँ से यहाँ तो बांग्लादेश आता है, ये म्यांमार होता है, ठीक है। तो अपना जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उससे कनेक्टेड है ये, ठीक है। अगर म्यांमार में कुछ प्रॉब्लम होगी ना, तो वो प्रॉब्लम की हीट इंडिया तक भी आएगी, वो अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी आएगी। इसलिए इंडिया भी चाहता है कि म्यांमार में जो ये मिलिट्री कूप हुआ है या फिर जो भी वहाँ पे परेशानी हो रही है ना, वो परेशानी कम हो, ताकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वो सेफ रहें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन काफ़ी बेटर हो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा ये इकोनॉमिक पार्टनर है और हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वापस वो रिज्यूम हो, क्योंकि हम भी पैसा कमाना चाहते हैं ना, इंडिया भी अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बेटर करना चाहता है, इसीलिए अपने रिलेशन को प्रूव करना चाहता है म्यांमार के साथ में, ठीक है। तीसरा क्या रीज़न हो जाएगा कि ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया को, जैसे कि अगर ये इंडिया है, ठीक है, अगर इसको वियतनाम में जाना है, लाओस में जाना है, थाईलैंड में जाना है, सिंगापुर में जाना है, और ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, अगर इनको इंडिया को साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जाना है तो इसको म्यांमार से होकर ही जाना पड़ेगा। म्यांमार एक तरह का ब्रिज है, इसलिए इंडिया म्यांमार से अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहता है, क्योंकि इसको इस ब्रिज की ज़रूरत है अगर इसको लैंड रूट से जाना है साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में। अदरवाइज़ ये शिप के द्वारा भी जा सकता है, लेकिन अगर ये लैंड से जाना चाहता है तो इसको म्यांमार के थ्रू जाना ही पड़ेगा। इसलिए ये चाहता है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, एशियन नेशन का ब्रिज है ये, कौन, म्यांमार। इसलिए ये म्यांमार के साथ अपने रिलेशन को बेटर करना चाहता है, ठीक है। हमारी एक पॉलिसी है, उसको कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये इंडिया की एक पॉलिसी है, इसमें ये चाहता है, इंडिया चाहता है कि हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मतलब ये लाओस, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, वो सारे के सारे, इनके साथ में इंडिया चाहता है कि ट्रेड बढ़े, कनेक्टिविटी बढ़े, ताकि इंडिया को एक नए मार्केट्स मिले अपने सामान वगैरह बेचने के लिए। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्टनर है, कौन, म्यांमार, ठीक है। इसलिए इंडिया भी अपने रिलेशन को बस इंप्रूव करना चाहता है। ये हमारे खुद के भी रीजन है, ठीक है ना ये, ठीक है। फिफ्थ रीज़न क्या हो जाएगा, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न। देखो क्या होता है ना कि जहाँ पे मिलिट्री कूप हो जाता है, ठीक है ना, या फिर जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे सिविल वॉर चल रहे होते हैं ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है कि वहाँ पर मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मिलिटेंसी मतलब लोग बाग बंदूक उठा लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिलेगी, हमें कोई जस्टिस नहीं मिलेगा, हम तो बंदूक से ही सारा जस्टिस ले लेंगे, ठीक है ना। और क्या होगा, हमारे सेक्रेटरी, तो वहाँ पे मिलिटेंसी बढ़ती है। अब सोच के देखो कि पूरा का पूरा जो नेशन है ना, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट से अड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे म्यांमार है और मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा वगैरह सारे के सारे यहाँ पे म्यांमार को टच करते हैं एक तरह से देखा जाए तो, ये ठीक, इसके नेबरिंग स्टेट से ये। तो म्यांमार में अगर मिलिटेंसी बढ़ती है तो यहाँ पर जो आम जनता है, जो लोकल पर्सन है ना, ठीक है ना, वो परेशान हो जाएंगे, और वो परेशान होकर क्या करेंगे, लास्ट में वो परेशान होकर के इंडिया में आएंगे एज ए रेफ्यूजी, ठीक है। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है कि इंडिया खुद अपने पब्लिक को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हम खुद एक डेवलपिंग नेशन है, तो हम ही इन रिफ्यूजीज़ को किस तरह से अपनाएंगे ना। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि अपने सिक्योरिटी कंसर्न में कि यहाँ पर ये जो मिलिटेंसी वो ख़त्म हो और यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस हो, ताकि ये जो रिफ्यूजी की प्रॉब्लम इंडिया में बढ़ रही है ना, ये वापस कंट्रोल में आए। ये इंडिया का कंसर्न है, ठीक है। सिक्स का कंसर्न है यहाँ पे चाइना का फैक्टर। एक चाइना का फैक्टर मतलब कि चाइना है ना,
वो कहता है कि म्यांमार में जो मिलिट्री कूप हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, मतलब कि वो मिलिट्री की जो गवर्नमेंट को उसको कम्प्लीटली सपोर्ट करता है। वो सपोर्ट क्यों करता है? चाइना सपोर्ट क्यों कर रहा है ना भाई, उसको क्या लेने देना है? क्योंकि चाइना की इंटरेस्ट है म्यांमार के अंदर में। कैसे? उसने वहाँ पर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बहुत सारे म्यांमार के अंदर में। जब ये मिलिट्री की गवर्नमेंट थी तब कैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट, जैसे कि वहाँ पर उसने ऑयल का जो पाइपलाइन बनाई है, गैस की पाइपलाइन बनाई है, जिससे कि जो इंडियन ओशन से या फिर मैं कहूँगा बे ऑफ बंगाल से, ठीक है, ये म्यांमार है और यहाँ पे चाइना है, तो सीधा के सीधा चाइना म्यांमार से एक ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहा है और वो सीधा चाइना के अंदर वहाँ से ऑयल या फिर गैस वगैरह डायरेक्ट वहाँ चला जाएगा। इसलिए चाइना चाहता है कि वहाँ पे मिलिट्री को बना रहेगा, और जैसे जितना मिलिट्री को वहाँ बनाएगा, जितनी यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, तो चाइना वहाँ पे अपनी दादागिरी चला सकता है, वहाँ पे वो और ऐसे प्रोजेक्ट बना सकता है। इसलिए चाइना चाहता है कि वहाँ पे मिलिट्री को बना रहे। लेकिन मिलिट्री ग्रुप से प्रॉब्लम यही हो रही है कि वहाँ पर मिलिटेंसी बढ़ रही है और मिलिटेंसी से रेफ्यूजी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, मतलब लोग भाग काफ़ी ज़्यादा मारे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। एक्चुअली में इंडिया को म्यांमार की जो मिलिट्रिकल जो गवर्नमेंट है उसको कम्प्लीटली आइसोलेट नहीं करना चाहिए, 100% आइसोलेट करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? हमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी अप्लाई करना है, हमें रेफ्यूजी क्राइसिस को भी कम करना है, तो हमें इसको कम्प्लीटली आइसोलेट नहीं कर सकते हम इस मिलिट्री गवर्नमेंट को। लेकिन हम इसको ब्लाइंड सपोर्ट भी नहीं कर सकते कि 100% सपोर्ट करो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी होनी चाहिए। मतलब कि जब हमें चाहिए कि हाँ मिलिट्री गवर्नमेंट अच्छे से वर्क कर रही है तो हम उसको सपोर्ट भी करें, लेकिन हम मिलिट्री गवर्नमेंट को ये भी कहें कि आप है ना ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस हो रहा है आपके यहाँ पे, जो आप लोगों को मार रहे हैं ना, वो थोड़ा सा कम कीजिए, ताकि रेफ्यूजी भाग भाग के हमारे यहाँ पे नेशन में आ जाए, ठीक है। और इंडिया को क्या करना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी करना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे आटा दाल पानी जो भी है उसको नॉर्मली भेजना चाहिए, ताकि वहाँ की पॉपुलेशन को भी ट्रस्ट वगैरह बिल्ड हो। ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।